पास के पदार्थ, पहला चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है। हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, लेसन नेम। अब पदार्थ की बात करें अगर तो हमारे सामने जो कुछ भी उपस्थित है, जो हमको दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब क्या है, मटेरियल है, अर्थात क्या है, पदार्थ है। क्लियर हुआ ना? वो सब पूरा आपका क्या है, पदार्थ है भैया, ठीक है। उसे हम पदार्थ बोलेंगे, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, ठीक है। द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, तो हम कहेंगे कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें आयतन होता है, वो क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। सिंपल सी मैं हेडिंग डालूंगा सबसे पहले पदार्थ, ठीक है। सबसे पहले क्या डालूंगा, पदार्थ हेडिंग डालूंगा। अगर जो आपसे कोई पूछे कि पदार्थ क्या है तो तुरंत आप क्या आंसर देंगे, तो वे सभी वस्तुएं, आप क्या लिखेंगे, वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं, सिंपल भाषा में अगर जो हम लिखें तो वे सभी वस्तुएं जो क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं। क्या घेरती हैं, स्थान, स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान व आयतन होता है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती हैं, वे वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं, ठीक है। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान व आयतन होता है, पदार्थ कहलाती हैं, कहलाती हैं। क्लियर हुआ? अब आपसे कोई पूछे या आप कभी पेपर में आ जाए लिखने को कि पदार्थ क्या होता है, तो आप सिंपल भाषा में इसी प्रकार लिख सकते हैं। और अब आती ही बात आगे कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये भी तो बात आती है ना। तो यहां पर लिखा है कि पदार्थों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से, ठीक है। अब हम इसको मिटालते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ये आप लोग फेयर करते रहिएगा जब मैं लिखता रहूंगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। क्या लिखेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण। हेडिंग क्या डालेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। हुआ? आप जरा समझिए, यहां पर हमने कहा पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं, दो भाग वो कौन कौन से हैं? तो पहला है भौतिक गुणधर्म के आधार पर। किस गुणधर्म के आधार पर, भौतिक गुणधर्म के आधार पर। पहला बांटा गया है भौतिक गुणधर्म के आधार पर और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म के। अब एक यहां पर क्या लिख रखा है कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर, और दूसरा हो जाएगा आपका रासायनिक प्रकृति या गुणधर्म के आधार पर। दूसरा क्या हो जाएगा, रासायनिक, रासायनिक, ठीक है, प्रकृति के आधार पर। बात ना करो आप लोग, रासायनिक प्रकृति के आधार पर। आधार पर। क्लियर हुआ? दो भागों में पदार्थ का वर्गीकरण हुआ है। पहला है भौतिक गुणधर्म के आधार पर, दूसरा है रासायनिक गुणधर्म या प्रकृति के आधार पर। क्लियर? पूछे कोई तुरंत आंसर दें आप लोग। नोट्स ऐसे ही बनने चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। आप अपने हिसाब से बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं नोट्स जैसा ही, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि आप नोट्स बना ले, ठीक है।
दो भागों में बांटा गया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप लोग एक चीज यहां पर समझिए, इन्होंने दो भागों में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन उसको इन्होंने पूरी तरह से समझाया नहीं। वो सिलेबस कहां पर है? हाई स्कूल में। वो सिलेबस कहां पर है? मतलब इन दो भागों में बांटा गया ये तो बता दिया, लेकिन इस बुक में इन दोनों के बारे में पूरी तरह से विस्तृत वर्णन नहीं है। अभी आप लोगों को उस क्लास में जब ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। अभी यहां पर आप क्या समझे? डिफिनीशन समझ गए। वे सभी वस्तुएं जो आस्थान घेरती हैं, जिनमें आयतन होता है, जिनमें अपना द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ को दो भागों में हमने कहा बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। भौतिक गुणधर्म के आधार पे बात नहीं, भौतिक गुणधर्म के आधार पर, दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। क्या बात करेंगे? पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, ठीक है। यहां पर उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। भौतिक स्वरूप की अगर जो बात करें तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ का भौतिक गुण, ठीक है, या भौतिक स्वरूप, सॉरी, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? पदार्थ किससे बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। हम भी छोटे छोटे कणों से मिल यानी कोशिकाओं से मिलकर के बने, छोटी छोटी कोशिकाओं से। वैसे हर एक पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ होता है, कणों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। चलो, ये बात भी आप लोगों को लिखना है यहां पर। एक बात और समझिए, पहले जानते हो जब साइंस बहुत ज्यादा विकसित नहीं थी, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जब साइंस पहले बहुत ज्यादा विकसित नहीं थी, ज्यादा उसके बारे में लोग नहीं जानते थे, तो उस समय यह माना जाता था, उस समय की पुरानी दो विचारधाराएं थी कि पदार्थ कैसे मिलकर के बना हुआ होता है। उनकी दो पुरानी विचारधाराएं थी। अब तो नई विचारधारा ने सिस्टम चेंज कर दिया। पुराने समय में यह माना जाता था, दो विचारधारा में बता रहा हूं। पहली विचारधारा यह थी कि जो पदार्थ होता है वो पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह, लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। क्या होते हैं? यह पहली पुरानी विचारधारा है। बात समझ में आ रही है? इस चीज को ज्यादा पूछा नहीं जाता, पूछी तो नई धारणा ही जाती है, लेकिन मैं यहां पर आपको अधिक ज्ञान के लिए बात बता रहा हूं। समझ में आ रही ना बात? हमने क्या बताया कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह क्या होता है? सतत होते हैं, और पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ रेत देख, तो रेत देखो, मुट्ठी में ले लो तो वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि वो जितने ज्यादा आप टाइट करोगे ना मुट्ठी, उतने ज्यादा आपके हाथ से फिसलती जाएगी। तो पहले ये माना जाता था कि जो मतलब कण हैं, जो पदार्थ हैं, वो जो छोटे छोटे रेत के जैसे कण होते हैं ना, उस तरह से मिलकर के वो बने हुए हैं। ये बात पुरानी विचारधारा कहती है। समझ में आ रही है ना बात? लेकिन नई विचारधारा ने थोड़ा सा मोड़ लिया बाद में आकर के। क्या मोड़ लिया मैं समझाता हूं। परंतु बाद में यह प्रमाणित हो गया, बाद में हमारे साइंस ने यह सिद्ध कर दिया कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। यह नई विचारधारा के अनुसार है। किसके अनुसार है? नई विचारधारा के अनुसार यह बात बोली गई। हमने दो पुरानी विचारधाराएं भी बताई, एक आप लोगों को नई भी बता दी। क्या थी? ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिन्हें हमने अणु नाम दिया। ये तो हो गई एक प्रकार की छोटी सी डिफिनीशन कि पदार्थ इस तरह से मिलकर के, यानी उसका जो भौतिक स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार का है। कौन है? खोलो उसको। हाँ सर जी, आइए सर जी, आ जाओ, यहीं आ जाओ, कोई बात कि ठीक। देखिए, नई विचारधारा के अनुसार हम अब यहाँ पर आपको बताएं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अणु बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे। यार एक गाना पड़ेगा चिमटे जो है, ये जो
वो लड़कियां क्या लगाती हैं, वो वाली छोटी वाली, वही लाना पड़ेगा। सर जी वो वाली ले जो थी इसमें। सर जी जो हाँ लाओ 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 लाओ। सर जी जो इसमें थी। सर जी वो वाली ले जो इसमें ए बात नहीं, ये हम कैसे लगा ले रहे हैं उल्टा। सर जी यहाँ वाह भाई वाह, इससे बेटर कुछ है ही नहीं। सर जी कॉल ए के साइलेंस, बात नहीं। अब बंद तो नहीं किया इसको, इसीलिए जानते ही जब ये बीच में कुछ हो जाता है ना थोड़ा थोड़ा, तो मुझे बड़ा टाइम लगता है घर पे एडिट करने में। ठीक है, कोई बात नहीं, परिश्रम तो सफलता की कुंजी है। अब बात नहीं सुनो। अगर जो हम बात करें पदार्थ की, तो अभी हमने आपको ये बात तो बता ही दी थी साफ साफ कि पदार्थ वो सभी वस्तुएं हैं जो हमको दिख रही हैं स्पष्ट रूप से, सही से। चाहे वो पानी की एक छोटी सी बूंद हो, वो भी एक क्या है, पदार्थ है। बात समझ में आ रही है ना? हर एक चीज हमारे सामने जो दिखती है वो पदार्थ है। अब आती है बात क्रियाकलाप कराने की। कल मैं क्रियाकलाप कराऊंगा, इसी से संबंधित एक कल क्या होगा, क्रियाकलाप। बात समझ में आ रही है? अब क्रियाकलाप को मैं यहां समझा देता हूं, क्रियाकलाप होगा कल, राइट? इसी मैं टाइम रहते सब क्यों करवा रहा हूं, इसीलिए करवा रहा हूं कि हर एक एक चीज मैं आप लोगों को साइंटिफिक तरीके से बता सकूं। ठीक है? क्रियाकलाप कैसे है, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा एक कल प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है? नमक और शर्करा, नमक ले लो या शर्करा ले लो, नमक ले लो या शर्करा ले लो, कोई दो चीज, दोनों में से एक चीज ले लो आप। ठीक है? इसका प्रयोग घर पे कर सकते हो आप। नमक या शर्करा के कणों का जल के कणों के बीच समावेश को दर्शाना है। क्या दर्शाना है? समावेश को दर्शाना है। क्लियर हुआ? कल मैं आप लोगों को ये सॉल्यूशन बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद माइक्रोस्कोप लाऊंगा, माइक्रोस्कोप में भी उसको आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है? लेकिन अभी मैंने कहा था आप लोगों से, उसका लेवल माइक्रोस्कोप का जितना मुझे चाहिए वो उतना नहीं है अभी। ठीक है? उसके लेंस कम से कम जो अगर जो मंगवाएं तो लेंस ही उसका जो है कम से कम 1800 रुपये का, 100x वाला। कोई बात नहीं, आएगा वो भी, धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे तब तक ऐसे काम चलेगा। सर जी वो वाला वापस कर दीजिए। रिटर्न के लिए डाले थे, बात हो गई थी, 3 तारीख रिसीव करने के लिए बोला उन्होंने, देखो क्या आ करते हैं। जाए दिन तो आज ही है। हाँ तो आज है, आज शाम तक होगा रिसीव। 2 बजे के बाद टाइमिंग दिया था, 1:30 बजे के बाद। क्लियर, थैंक। तो आपको क्या करना है, बात ना करो भैया तुम लोग, कार्यविधि को समझिए। इसकी कार्यविधि अभी समझाया दे रहे, कल होगा प्रैक्टिकल। कार्यविधि ये है कि 100 मिलीलीटर के बीकर को जल से आधा भर लेना है। क्लियर हुआ? यस सर। एक बीकर होगा हमारे पास, जैसे ये मान लिया बीकर है, ये मान लिया हमारे पास टोटल 100 ml का है, राइट? हम क्या करेंगे, आधा भर लेंगे। ओके, इतना करना है। वहां पर क्या करेंगे, या तो जहां आधा भरने के बाद जहां तक भर जाएगा वाटर ना, वहां पर एक मार्कर से इसे निशान लगा देंगे कि हमने यहां तक भरा है लेवल से। इतनी बात समझ में आई? आ गई ना? अब हमको क्या करना है, नमक या शर्करा को छड़ की सहायता से उसके अंदर क्या कर लेना है, नमक डालो या शर्करा डालो, दोनों में से एक चीज डाल सकते हो। दोनों में से एक को इसके अंदर डालिए और एक छड़ की मदद से क्या करें, हिला करके घोल दें पूरी तरह से। क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर के बाद जब पूरी तरह से घुल जाए वहां, तो आपको परीक्षण करना है। परीक्षण समझते हो क्या होता है? किसी चीज की जांच करना। समझ में आ रही ना बात? कायदे से उसके बारे में, कायदे से उस चीज को देखना, परखना और समझना कि आखिर जो हमने किया था शुरुआत में उसमें और लास्ट में क्रिया के पश्चात क्या इफेक्ट आया है, क्या परिवर्तन आया है, ये आप लोगों को उसमें जांच करना है। तो सबसे पहले हम जब ये सब चीजें डाल करके मिक्स कर लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा इस बीकर में समझाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लिया ये हमारा बीकर है 100 ml का, मैंने 50 ml पानी भर लिया है। ठीक है, 50 ml भर लिया मैंने, 50 ml फिल किया है, टोटल ये 100 ml का था। अब हम क्या करेंगे, ये मान लिया हमारे पानी के पार्टिकल्स हैं, पानी के छोटे छोटे अणु हैं। बात नहीं,
माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे ना तब बहुत ही जबरदस्त सीन दिखने वाला। भैया क्यों परेशान है, साइंस एकदम हलवा हो जाएगी आप लोगों के लिए। आप इधर देखो, इसके बीच में छोटे छोटे मतलब स्थान रह गया है जिनको हम अंतराण्विक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। अब बेटा अब आप जरा देखो, जब हम इस वाटर के अंदर नमक या को ऐड करेंगे या चीनी को ऐड करेंगे, वो हिला करके एकदम घोल देंगे, तो इन्हीं छोटे छोटे दरारों के बीच यानी स्पेस के बीच में वह क्या हो जाएगी? एडजस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एडजस्ट हो जाएगी। मैं ये क्रियाकलाप क्यों कराऊंगा? मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हर एक मटेरियल, हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बना हुआ होता। यह क्रियाकलाप इस चीज को स्पष्ट कर देगा। अब जब हमने पूरी तरह से घोल दिया तो इस छोटे छोटे जो जगह रख गई जिनको अंतराण्विक स्थान कहते हैं, इनके बीच में वह जो चीनी है या नमक है जो आपने घोला है वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हमने इसका एक छोटा सा प्रयोग कराया था। ठीक है, और जब एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद जब हम प्रेक्षण करेंगे यानी परीक्षण, इसको प्रेक्षण देखेंगे उसमें, तो क्या देखेंगे? पहला क्वेश्चन बनेगा एक कि नमक या शर्करा का क्या हुआ। यदि आपसे कोई पूछे कि नमक और शर्करा का क्या हुआ जो आपने उसके अंदर डाला, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई आप जब उसमें अंदर डालेंगे तो आप ये तो बताएंगे कि फिर वो चीनी आपने जो डाला, वो जो नमक डाला, वो फिर कहाँ गायब हो गया, क्या ऐसा हुआ कि वो गायब हो गया, नहीं दिख रहा है। तो आप यह कहेंगे कि यार जल में घुल गए, ये तो बात बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सब आपसे यदि कोई ऐसा क्वेश्चन करेगा तो आप यही जवाब देंगे कि जल में घुल गया। ओके, दूसरा प्रश्न बनेगा नमक या शर्करा कहाँ गायब हो गए। एक है इनका क्या हुआ, नमक शर्करा का क्या हुआ, तो जल में घुल गए। तो जल में घुले तो गायब कहां हो गए दादा? ये तो भी प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा? तो प्रश्न ये, इसका आंसर ये है कि नमक या शर्करा के कण जल के कणों के बीच में, यानी जो ये अंतराण्विक स्थान जो छूट रहा है दो कणों के बीच में, उनके बीच में क्या हो गए? समावेशित हो गए, एडजस्ट हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। अगला प्रश्न क्या है? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तीसरा प्रश्न क्या है? क्या जल के स्तर में, भाई 50 ml तो जल लिया था, भाई कोई चीज भरोगे किसी चीज में तो या तो भाई स्तर में कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन यही कह रहा है कि क्या हुआ है या नहीं हुआ है। आपसे यह प्रश्न यहां पर तीसरा वाला बनेगा, तो आप कहोगे नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब अगर जो देखो इस पूरे का निचोड़, निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या आया? भैया सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि नमक या चीनी के कण को जब हम क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, तो उनके बीच जो ये छोटा स्थान रह गया जिनको हम अंतराण्विक स्थान कहते हैं, जो पहले से बना हुआ है, वहीं पर वो छोटे छोटे चीनी के और नमक के कण क्या हो गए? समावेशित हो गए। मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। देखो जूम किया मैंने, एक ये कण हो गया और एक ये कण हो गया और एक ये कण हो गया। अब ये वाला जो स्थान है भैया, ये ऑटोमेटिक बन गया कि नहीं बन गया? हम बनाए हैं? हमने नहीं बनाया है, ये ऑटोमेटिक बना है। क्योंकि भैया जो कण होते हैं, वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो गोल होते हैं। तो आप लोगों को क्रियाकलाप नंबर 1.1 समझ में आ गया होगा। अब इसको कल हम करेंगे जरूर और आएगा मजा साइंस को समझने में, है ना? आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब आप एक और क्रियाकलाप समझते हैं कि साइलेंट। अब अगर जो हम देखें कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, कुछ आइडिया लगाना हो तो अब भी हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्या करेंगे? पदार्थ के कणों के आकार के बारे में जानने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। एक क्रियाकलाप कर सकते हैं भाई, छोटे छोटे जो कण हैं वो मतलब दरअसल कितने छोटे हैं उनके बारे में कुछ तो आइडिया लगा सकते हैं ना, कुछ आइडिया लगा सकते हैं। कैसे? क्रियाकलाप क्या करेंगे? पदार्थ, और आपको क्या करना है, 100 ml जल में मिला देना। किसको? पोटेशियम परमैंगनेट को। ठीक है, पहला स्टेप ये। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट को 100 ml जल में मिला देना है। घोल तैयार होगा। उस घोल में से 10 ml निकाल लो। आप क्या करना है? 10 ml निकालना है। ओके, 10 ml निकाल करके आपको यही 10 ml 90 ml पानी में यानी जल में फिर डाल देना है। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? तीसरा स्टेप ये है, अब 90 और 10 मिल करके फिर 100 हो जाएगा, इक्वल टू 100 ml बनेगा ना। अब इस 100 ml में से फिर 10 ml निकालना है। फिर 10 ml निकाल लो। निकालने के बाद फिर आपको 90 ml जल में मिला देना है। फिर क्या तैयार होगा? 100 ml फिर तैयार हो जाएगा। तैयार होगा कि नहीं होगा? तैयार हो गया।
अब आपको फिर जब ये तैयार हो जाएगा तो इस प्रक्रिया को कम से कम 5 से 8 बार आपको दोहराना है। अभी कितनी बार हुआ है? 2 बार। 5 से 8 बार इसी तरह 100 ml फिर तैयार हुआ, फिर 10 ml निकालो, फिर 90 में डालो, फिर 100 तैयार होगा, फिर 10 ml निकालो, फिर डालो। ये कम से कम 5 से 8 बार आपको करना। क्लियर हुआ? अब देखो इससे क्या होगा जब प्रेक्षण करेंगे। अब प्रेक्षण जब इतना आप कर लेंगे, ये भी प्रैक्टिकल होगा, परेशान मत हो, ये भी कराएंगे। इससे क्या निकलता है निष्कर्ष? क्या जल अब भी रंगीन है? क्या जल अब भी रंगीन है? क्या हर बार घोल का रंग एक सा ही रहता है? ये बनते हैं प्रश्न। अब जरा आप दिमाग लगाओ, दिमाग ये लगाओ। जब पोटेशियम परमैंगनेट को 100 ml जल में डाला गया, घोल दिया गया, अब उसमें से 10 ml निकाले, 90 ml में डाला, फिर 100 तैयार हो गया, तो जितना कलर पहले स्टेप में था उतना ही कलर लास्ट में फिर रहेगा, लास्ट में फिर रहेगा। भाई 8 बार जब उसी प्रक्रिया को दोहराओगे तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी वो एकदम हल्का होता चला जाएगा।